सो हे क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये प्राकार्यात्मक समूह के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी में जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का जो प्राकार्यात्मक समूह होता है वो हर एक हाइड्रोजन श्रृंखला में एक ही प्रकार के प्राकार्यात्मक समूह से विस्थापित होता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि अगर हम मेरे पास कई सारे कार्बन की श्रृंखलाएं हैं तो उसमें जो प्रकार्यात्मक समूह हर एक कार्बन श्रृंखला में सेम प्रकार्यात्मक समूह द्वारा जो है वहां पे हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो क्या चीज है, जैसे CH3OH। ठीक है, तो ये क्या है, मेथेनॉल है। यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, ये क्या है, प्रोपेनॉल, और ये क्या है, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह ने हाइड्रोजन को क्या करा है, रिप्लेस करा है, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा दिया है। ठीक है, अब अगर हम इस यौगिकों की बात करते हैं यानी कि इन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हर एक कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर इसमें देखो, अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे C2 है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे H5 है, तो यानी कि एक C, अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखें तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नंबर 2 बात कि इसमें जो 14 म्यू का अंतर होता है, यानी कि अगर हम इसका वजन नापते हैं और इसका वजन नापते हैं तो दोनों में 14 म्यू का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा, 14 म्यू का डिफरेंस आएगा। अब इसके बाद आता है कि रासायनिक गुणधर्म, यानी कि कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले आता है हमारे पास दहन। ठीक है, तो दहन में हमने देखा है एक रिएक्शन है जो हमने लिया है क्या, CH4 यानी कि मेथेन। ठीक है, सबसे नॉर्मल गैस जो हमें मिल जाती है। ठीक है, ईंधन वाली गैस है मेथेन। मेथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, हम किसी भी ऐसे मटेरियल को या फिर ऐसे कंपाउंड को अगर हम कार्बन, जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसका दहन करते हैं यानी कि उसको हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ में क्या निकालेगा, जल निकालेगा, और साथ में ऊष्मा तथा प्रकाश निकालेगा। ये दोनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश और ऊष्मा वो निकाल रहा है। इसी वजह से हम लोग जो है मतलब कि कार्बन के कंपाउंड का एज अ यूज करते हैं एज अ ईंधन के रूप में। ठीक है, तो कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अगर हम जलाते हैं तो वो जलने पर कैसी लौ देता है, वो नीली आग देगा। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन की मात्रा जो होती है उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा और वो पूरी तरह से क्या क्या नहीं हो पाता, दहन नहीं हो पाता, इस वजह से वहां पर जो आग है वो कैसे निकलती है, पीली होती है। ठीक है, और वहां पे जो अपक्षय है यानी कि जो राख है वो भी निकलती है। ठीक, और यहाँ पर यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वहां पे अपक्षय यानी कि अवक्षेप, सॉरी, यानी कि जो राख होती है वो नहीं निकलती। फिर हम देखते हैं इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में हमने क्या लिया है कि हमने एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल को KMnO4 एसिडिक, ठीक है, सॉरी बेसिक, KMnO4 बेसिक, या फिर K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम इन दोनों की प्रेजेंस में या तो KMnO4 की प्रेजेंस में या फिर K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर मैं एथेनॉल का क्या कराता हूँ, ऑक्सीकरण कराता हूँ। ठीक है, ऑक्सीकरण कराने से ये जो है एथेनोइक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एथेनॉल किस में चेंज हो गया, एथेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो गया। अगर हम इसको क्या ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले या फिर K2Cr2O7। अच्छा, ये वाला होगा हमारा बेसिक और ये वाला होगा हमारा, ठीक है, एसिडिक। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक O आके इससे जुड़ जाता है तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड अगर कोई बनाने की रिएक्शन आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें हम एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक या फिर पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक, इसके साथ
इसकी प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा कि जो एथेनॉल है वो हमारा एथेनोइक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होती है देखो संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन होती है, और ये कैसी चेन है, ये है असंतृप्त कार्बन की चेन। ठीक है, कैसी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो इसको हम निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, जो कि एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से क्या कराते हैं, रिएक्ट करा करके इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, ये कैसी है, ये संतृप्त है ना। तो इसमें क्या हुआ, संकलन अभिक्रिया के अंदर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकिल और पैलेडियम जिसे उत्प्रेरक के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें निकिल और पैलेडियम क्या है, इसमें निकिल और पैलेडियम है एक उत्प्रेरक। ठीक है, यानी कि जो क्या काम करते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, जो वनस्पति घी होता है ना, उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको वनस्पति घी जैसे कि डालडा हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो ये सब जो घी होता है, इन सब को बनाने में कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, संकलन अभिक्रिया का यूज करा जाता है। फिर उसके बाद आता है देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई भी एक हमारे पास हैलोजन है, या मतलब कोई भी एक ऐसा तत्व होगा जो कि हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह पर बैठने के बाद एक नया क्या बनाएगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे हमारे पास मेथेन था, मेथेन ने किसके साथ अभिक्रिया करी, क्लोरीन, और क्लोरीन ने इसके एक एच को क्या करा, हटा दिया उसकी जगह से। अच्छा, ये वाला काम जो हुआ है, ये हुआ हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से इसमें क्या बना है, क्लोरोफोम बना, यानी क्लोरोमीथेन बना, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, बाहर निकल गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड आते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, तो एथेनॉल का क्या होता है, देखिए इसके भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले तो ये रंगहीन द्रव होता है। ठीक है, रंगहीन यानी कि ट्रांसपेरेंट, और जलने वाला स्वाद। ठीक है, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, जलने वाला स्वाद होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होती है। ठीक है, यानी कि पानी में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो वाष्पशील द्रव है, जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। ठीक है, यानी कि ये 351 केल्विन पर क्या होगी, वेपराइज हो जाएगी। वेपराइज यानी कि वेपर बनने लग जाएगी, भाप बनने लग जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रकृति होती है, इसकी उदासीन प्रकृति होती है। ठीक है, ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किसके साथ है, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम इसका देखते हैं तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे होगा, जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली जो होता है CH3CH2OH, यहाँ से जो H है ये यहाँ से निकल जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, Na आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनाएगा, CH3CH2ONA। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सोडियम एथॉक्साइड। ये और ये हमारी हाइड्रोजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है। फिर आता है हमारे पास निर्जलीकरण। ठीक है, तो निर्जलीकरण में क्या होता है कि एथेनॉल जो है उसको हम H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें से जल को बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम इसमें से जल को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बनाएगा, ये एथीन को बाहर बना लेगा। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या करा, इसमें जल को इसमें से बाहर निकाल दिया। तो जब ये जल को बाहर निकाल देगा तो ये क्या बनाएगा, एथीन बना लेगा। ठीक है, फिर है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर है हमारे पास एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल में क्या होता है कि ये एक रंगीन द्रव है। ठीक है, रंगहीन द्रव है। ठीक है, कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा होता है। भाई स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि एसिटिक अम्ल है, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं।
ठीक है। सिरके जैसी गंध होती है क्योंकि जो सिरका होता है वो इसी से बनता है, ठीक है। इसका जो क्वथनांक होता है यानी कि ये 391 केल्विन पर क्या होगा, क्वथनांक हो जाएगा। क्वथनांक यानी कि ये भाप बनने लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, प्योर एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर मैं क्या काम करूँ कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है और उसको अगर मैं जमा दूं, है ना, बर्फ की तरह जमा दूं, तो वो बर्फ की तरह दिखता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि प्योर एसिटिक एसिड को जमाने पर उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके रासायनिक गुणधर्म है। सबसे पहले वाली जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एस्टरीकरण, ठीक है। तो एस्टरीकरण में क्या होता है कि जब हम एसिटिक अम्ल को, ठीक है, जब हम एसिटिक अम्ल को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो जब हम एसिटिक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, जो कि इसका जो स्वाद होता है वो, सॉरी, इसकी जो गंध होती है वो कैसे होती है, इसकी जो गंध होती है वो होती है फलों के जैसी गंध, ठीक है, सुगंधित गंध, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना है कि CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH इथेनॉल, जब ये दोनों रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, एस्टरिफिकेशन होगा। तो एस्टरिफिकेशन होने पे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। CH3C डबल बॉन्ड O और O एक सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा O, और ये पूरा का पूरा हो गया और ये पूरा का पूरा, तो ये बनाएगा हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड बनाएगा, सॉरी एस्टर बनाएगा, और साथ में क्या निकालेगा, जल निकालेगा, ठीक है। इसकी जो गंध होती है वो कैसे होती है, फलों के जैसी गंध होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखो साबुनीकरण, ठीक है। साबुनीकरण में क्या होता है कि हम एस्टर को लेते हैं, एस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि CH3COONA, ठीक है। क्या बनाएगा ये, एथॉक्साइड बना लेगा, और बाद में इसका जो CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस विधि से साबुन तैयार करा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, ये था एस्टर। एस्टर की अभिक्रिया किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से कराने पर क्या बन गया हमारे पास, सोडियम का, ये हमारा साबुन का अणु बन गया, ठीक है, साबुन का अणु, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे इसकी अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ, ठीक है। तो क्षार के साथ अगर मैं इसकी अभिक्रिया देखता हूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है। तो अगर मैं एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अगर मैं क्षार के साथ कराऊंगा तो ये एक तरह का क्या है, अम्ल है, और ये क्षार है। तो जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा लवण और जल। तो लवण क्या बन गया, लवण बन गया सोडियम एसीटेट, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, है ना, CH3COONA। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम एसीटेट, और जल हमारे पास साथ में बन गया, जो कि ये एक लवण होता है, ठीक है, साबुन का लवण। फिर देखो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एज अ क्षार काम करता है, ठीक है, वो एज अ क्षार काम करेगा, और ये एज अ अम्ल काम करेगा। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो उसका लवण बनता है। तो लवण क्या बनेगा इसका, हमारे पास CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट ही बनेगा। तो जब भी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ होती थी तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमेशा निकलते हैं, तो इसमें भी वही निकलेगा, है ना। तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा यानी कि सोडियम एसीटेट, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी साथ में निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, साबुन। तो साबुन क्या होता है कि साबुन जो होता है वो लंबी श्रृंखला वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कार्बन की जो श्रृंखला होगी उस पे, है ना, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसका ये दिया हुआ है C17H35COONA। तो ये हमारे पास साबुन का अणु है, ठीक है। मृदु जल यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर ज्यादा लवण ना हो, ठीक है। ऐसे जल के साथ क्या होता है, जल में सफाई करता है कौन, साबुन काम आता है। और अगर जहां पर जल कठोर होता है ना,
जहाँ पर जल कठोर होता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं अपमार्जक का यूज़। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अम्लों में अमोनियम या फिर सल्फेट के लवण होते हैं। ठीक है, अमोनियम या फिर अमोनियम सल्फेट या फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा कठोर जल के साथ अभिक्रिया करने में यानी कि सफाई करने में क्या आता है, काम आता है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद हम देखते हैं साबुन का अणु। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं साबुन का अणु। तो साबुन के अणु में देखो दो सिरे होते हैं। ठीक है, एक होता है हेड और एक होता है टेल यानी कि पूंछ। ठीक है, तो जो हेड होता है वो हमारा जलरागी सिरा होता है, यानी कि ऐसा सिरा जो कि वाटर लविंग हो। ठीक है, कैसा सिरा होता है, वाटर लविंग। और जो जल विरागी सिरा होता है ये होता है वाटर हीटिंग। ठीक है, यानी कि वाटर हीटिंग। ठीक है, जलरागी सिरा वो लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला होती है, और जो जल विरागी सॉरी जो जो जलरागी सिरा होता है वो आयनिक भाग होता है, यानी कि जो जो वाटर लविंग भाग होता है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या होता है, सफाई की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जो मैल जो होते हैं वो तैलीय होते हैं, है ना, यानी कि जो मैल होगा वो कैसा होगा, तेल तेल का या तो दाग होगा या कुछ होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जल विरागी सिरा जो होता है ना, वो तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या होता है, घेर लेता है, या फिर मान लो कि उसमें क्या होता है, उसमें घुल जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये अगर मेरे पास मैल है तो क्या होगा, इसको हर तरफ से क्या होगा, वो घेर लेगा, है ना, घेर लेगा। तो अगर ये मैल है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास साबुन का अणु है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिसाइली संरचना। तो इसका जो जल विरागी सिरा होता है वो तेल के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, या फिर तेल को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और जब हम इसको पानी से धोते हैं तो इसका जो आयोनिक भाग है, यानी ये वाला जो सिरा है, वो क्या होता है, वो पानी में घुल जाता है। और जब जब ये सारे तो जब हम इसको धोते हैं, यानी कि जब हम कपड़े को धोते हैं तो इसका आयोनिक भाग जो है वो मैल को लेकर के वहां से क्या होता है, वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था।